नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। बार बार चर्चा चलती है महिला आयोग की। जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं अपने ससुराल से, पुरुषों से, वो महिला आयोग में जाती हैं। अभी हाल ही में महिला आयोग की एक बड़ी पदाधिकारी रिश्वत लेती पकड़ी गई, वो भी आप ही के संज्ञान में होगा। लेकिन इस देश में अब केवल महिलाएं प्रताड़ित नहीं हैं, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और अभी वो एक इंजीनियर का मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। उसे अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम आपका? सौरभ कुमार अग्रवाल। सौरभ कुमार अग्रवाल हैं। कहाँ के रहने वाले हैं अग्रवाल जी? सर मैं तिगांव का रहने वाला हूँ। गाँव के। क्या है समस्या, क्या है वो बताएं थोड़ा। समस्या सर कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरी मेरी वाइफ की मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरी और मेरी वाइफ की थोड़ी लड़ाई हो गई थी 24 अगस्त को। उसके बाद पारिवारिक सहमति से 25 अगस्त को सब कुछ ठीक हो गया था हमारा। 25 अगस्त के बाद मेरी वाइफ मेरे साथ कुछ दिन रही, फिर मेरे ससुराल वाले आके उसको ले गए। फिर वही अब 10-15 दिन बाद वो अपने दोबारा वापस आ गई। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, हम अच्छे से घूम रहे थे, रह रहे थे साथ में, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इतने में क्या होता है क्या कि नाम है आपके भाई? मेरी वाइफ का नाम है साधना अग्रवाल। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी, 1 मार्च 2017 को। और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और मेरे एक बच्चा 7 साल का है और एक 4 साल का है। वो दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। और मेरी वाइफ को गए हुए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, लगभग 3 महीने हो चुके हैं मेरी वाइफ को गए हुए। वो कहाँ रहती हैं? वो बल्लभगढ़ रहती हैं और वो अपने घर पे मायके में हैं इस टाइम। और मेरी वाइफ की थोड़ी मेंटल स्थिति भी सही नहीं है, मतलब थोड़ी हल्की सी डिस्टर्ब है मेंटली। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने घर वालों की ज़्यादा सुनती हैं। उनके घर में एक उनकी दूर के रिश्तेदार हैं द्रौपदी गुप्ता करके, उनका थोड़ा मतलब उनका खुद का रिकॉर्ड भी ख़राब है। और इसके अलावा उनकी चाची हैं कुसुमलता करके। और मेरी जो सास हैं वो सब, और मेरा साला हिमांशु गुप्ता, और इनकी बुआ का लड़का है निशांत मंगला। ये सब मिलकर उसका माइंड मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं। अगर मैं अपनी वाइफ को समझाता भी हूँ को वो नहीं समझने दे रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी काउंसलिंग चल रही है थाने में, पुलिस स्टेशन के अंदर तिगांव में हमारी 3 काउंसलिंग हो चुकी है। और तीनों ही काउंसलिंग में मेरे को मेरी वाइफ को एक बार भी बात करने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वो 10-12 जने लेके आते हैं। वो तो गाली, लेडीज़ें आती हैं सिर्फ वो गाली देती हैं और कुछ नहीं करती। उसके अलावा जेंट्स आते हैं वो तो सिर्फ मार पिटाई की ही सोचते हैं। एसएचओ साहब जो तिगांव के हैं उन्होंने कई बार अलग कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मेरी वाइफ की काउंसलिंग हुई। और ये वाली बातें जो हैं हमारे जो तिगांव के सरपंच हैं श्री विक्रम प्रताप जी, उनको भी पता है ये वाली बातें। अभी वो काउंसलिंग चल रही थी, वो तिगांव में उनको मतलब पता नहीं क्या हुआ, एकदम से तिगांव में से उठा के वो केस बल्लभगढ़ लेके आ गए। उन्हें भरोसा नहीं था कि गांव में कुछ न्याय होगा, तो वो बल्लभगढ़ ले गए। अधिकार है उनका जी। वो अधिकार है उनका। अब बल्लभगढ़ काउंसलिंग थी हमारी, बल्लभगढ़ मैम ने मेरे को बुलाया काउंसलिंग के लिए। उसके बाद मैं अकेला गया। मैं अपने वाइफ से बात कर रहा हूँ, इतने में मेरे साला ने गाली गलौज वहीं पे शुरू कर दी पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद क्या किया, उसके हाथ में कुछ लोहे का कुछ था, पंच टाइप का था। उसने लेके मेरे पूरा गाल पे निचोड़ दिया। और जैसे ही उसने मेरे मारा यहाँ पे, मेरी ये वाली लेफ्ट आई से दिखना मुझे तो बंद ये हो गया। जितने सारे खोसे हैं ये सब उसी। ये देखिए ना। हम्म, ये देख लें, थोड़ा नज़दीक से दिखा दें, थोड़ा कैमरे की तरफ ले जाकर दिखा दें। ये देखें आप, ये देखें आप। ये तो रात की 11 बजे की है। मेरे को चोट लगी थी दिन के 3 बजे। 3 बजे? 3 बजे के आसपास की बात थी, तब मेरी हालत ये हो अरे, पूरा खून लहू लुहान हो रहे हैं। तो ये किसने किसने मारा? साले ने? मेरे साले ने मुझ पर हाथ छोड़ दिया था पुलिस के सामने। क्या नाम साले का? हिमांशु गोयल नाम है उसका। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, कौन सी कंपनी में काम? मैं एसेंचर में उस टाइम। और इसके अलावा 5 नवंबर को जब हमारी तीसरी वाइफ भी कुछ जॉब करती? नहीं, वाइफ तो कि मैंने जॉब लगवाने की 2-3 बार कोशिश करी, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहती। तो फिर हमारे के इस बीच में लड़ाई भी हो गई थी बीच में। मेरी वाइफ ने बोला मैं जॉब नहीं कर सकती, तो फिर मैं कहा ठीक है नहीं कर सकती, घर पे बैठो फिर आप। क्योंकि ज़्यादा फोर्स मैं नहीं कर सकता ना किसी भी चीज़ के लिए उनको। इसके अलावा ये 5 अगस्त की बात है हमारी, सॉरी 5 नवंबर की बात है। 5 नवंबर को क्या हुआ कि हमारे घर पे जैसे वो काउंसलिंग हो रही थी, तो मेरी वाइफ ऑलरेडी सारे अपने कपड़े ले आ चुकी थी 3 बैग भर के। उसके बाद क्या हुआ कि जो पुलिस स्टेशन में मैडम मैम थी वहाँ पे, जो मैम लता मैम है तिगांव पुलिस स्टेशन में, आईओ हमारी। तो उन्होंने बोला कि ये कुछ और कपड़े लेके आना चाहती, सर्दी मतलब विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने मना नहीं करा, मैं कहा चलो ठीक है मैम। तो लता मैम ने कहा कि तुम थाने में बैठो, तुम नहीं जाओगे घर पे, लड़ाई हो सकती है। मैंने कहा ठीक है। लता मैम ने मेरी वाइफ को बोला कि तुम एक जने को ले आके घर पे, किसी को भी ले जाओ जो तुम्हें अच्छा लगे, जाके चले जाओ और अपने कपड़े ले आओ। वो रास्ते में हो गए जी 5 जने। अब मेरी मम्मी घर पे अकेली थी।
5 जने हो गए, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, अगर मैं मतलब पूरा दिखाना चाहूँ अगर आपको मैं। ये 2 जने तो घर के बाहर निगरानी कर रहे हैं और 3 लेडीज अंदर घुस गई हैं। जाती ही मेरी मम्मी को धक्का दिया है, धक्का देने के बाद मेरी मम्मी का फ़ोन छीन लिया। उसके बाद गली के अंदर साफ कैमरे के अंदर आ रही हैं कि इतने बड़े बड़े जो बैग्स थे, 5 बैग भर के ले आ रहे हैं, मतलब लेडीज़ें अंदर से बैग भर के पैक कर रही हैं और आदमी उठा के गाड़ियों में रख रहे हैं उनको। इसके अलावा मेरे बच्चों की मतलब गुल्लक जो होती है उसमें 20-22 हज़ार रुपये थे, बच्चों की गुल्लक तक ले आ चुके हैं, मम्मी की चांदी वगैरह ले आ चुके हैं। जब हम जब वो मतलब चले गए घर से तो पापा घर पे आए तो ऐसे ऐसे पता चला कि क्या हुआ। हमने फिर पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, पुलिस वालों ने दोबारा बुलाया उनको आधे रास्ते से। फिर पुलिस वालों ने बुलाया, इतने में तो उन्होंने आधा सामान गायब ही कर दिया, कैश और सोना का था। खाली उन्होंने वो साड़ियाँ थी जो नई नई साड़ियाँ रखी थी वो दिखाया बस। और अभी तक पुलिस वालों ने हमें ना तो उसकी कोई वीडियोग्राफी दी है, कोई वीडियोग्राफी हमें पुलिस वालों ने नहीं दी। और जो सामान चोरी हुआ उसकी लिस्ट बनाती है पुलिस, वो भी हमें हमें नहीं दी, बड़ी मुश्किल से। और जब हम तिगांव में थाने में दोबारा गए ना, जब शाम को 4 बजे, तो उनकी पता नहीं क्या आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी पुलिस वालों और मेरी वाइफ की और उनके परिवार वालों की। हमें थाने से भगा दिया, हमारी एप्लीकेशन नहीं ली चोरी वगैरह की जो हमें करके लिए। हम चले गए, हम थोड़ा इधर उधर भी गए 1-2 जनों पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम 17 तारीख को संडे था, हम राजेश नागर जी जो हमारे मंत्री साहब हैं गाँव के, उनके पास गए हैं। वहाँ से हमने एसएचओ साहब को फ़ोन कराया, तब जाके हमारी कंप्लेंट ये लिखी गई है। ये देखिए, ये साफ साफ लिखी गई है, मारपीट व डकैती की, मारपीट व डकैती की, तब उन्होंने लिखी है। और ये बड़ी मुश्किल से आयो ने हमें फ़ोटो खींचने दी है, मतलब जो पुलिस का ये साइन होता है ना उस पर अंगूठा लगा रखा है उन्होंने, बड़ी मुश्किल से खींचने दी है कि भाई तुम फोटो क्यों खींच रहे हो। तो मैंने कहा मैम मेरा अधिकार है, मम्मी ने एप्लीकेशन दी, हम एक फ़ोटो भी नहीं ले सकते। ये देखिए, फिर भी चलो हमने ये सोचा कि वाइफ का मामला है, हमें मोहल्ले वाले जो परिवार जो समाज है हमारा, उन्होंने ये बोला कि भाई चलो ठीक है, जो लेगी लेगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेगी लेगी, तो साले का भला हो गया, चलो जो हो गया हो गया। क्या करता है साला, क्या करता है? मैं साला एक्चुअली कुछ नहीं करता, वो ओला में कैब चलाता है। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं वो ओला लेके निकल जाता है, नहीं तो अपने घर पे आराम से रहता है। उसकी जो वाइफ है, मेरे साले की वाइफ है, वो टीचर है, तो वो अकेले अपने घर का उठा रही है। ठीक है, तो मतलब लड़ाई किस बात पर है आपकी और आपकी वाइफ की, लड़ाई क्यों है? सर मेरी और मेरी वाइफ की सही मायने में लड़ाई है ही नहीं। जो उनके साथ में लेडीज़ें आती हैं, जैसे इसकी चाची हैं, एक दूर की, एक वो हैं द्रौपदी करके, गुप्ता करके, इनकी कोई मौसी लगती है मेरे ससुर जी की, बस ब्रेन वॉश कर रखा है उसका। वो जैसे कहती हैं, मतलब इतना, मतलब हम खौफ में थे, क्योंकि मेरी वाइफ ने बीच में एक बार पुलिस बुला ली। एक दिन मेरा साला ऐसे गुंडे वगैरह लेके आ गया रात को, तो उसने उठ के घर के अंदर से सारे दरवाजे खोल दिए, बैठा दिया ला के सबको, 3-4 जने, मतलब रात के 11:30 बजे किसी ये परिवार के साथ आप रह रहे हो, तो ऐसे कौन करता है। और दूसरी बात सर ये कि हमने इस चीज़ की सीपी साहब पे भी हमने एप्लीकेशन दी है 27 नवंबर को, तब तिगांव थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 नवंबर को हमने एप्लीकेशन दी है तिगांव थाने में, वो सॉरी सीपी साहब के पास, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो मेरे पर हाथ उठाया गया है, ये 3 बजे की बात थी, 11:30 बजे जो आदर्श नगर पुलिस स्टेशन है वहाँ से बड़ी मुश्किल से मेरा मेडिकल करवाया गया है। मेरे पर पूरा दवा बना रहे थे कि राजीनामा करो, मतलब कमरे में बंद कर दिया, फ़ोन छीन लिया मेरा, लेकिन मैंने तो अपना मेडिकल करवाना चाहता। पूरे पूरे आपके ये तो सर कुछ भी नहीं है, 2 दिन में तो बहुत कम हो गए। मैंने फ़ोटो दिखाई है, उस टाइम तो आप देखते तो पूरा मेरा चेहरा पूरा वो था, खून से भरा हुआ था। क्या मारा क्या था ये? सर कुछ लोहे का था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे से वो पंच पंच सा जो टाइप का था कुछ, उसने मार के अपने ले लिया, कोई मेरे को तो होश ही नहीं था उस टाइम, मैं नीचे गिरा हुआ था उस टाइम। और ये सब वारदात पुलिस वालों के सामने हुई है सर, थाने में अंदर? थाने के अंदर, महिला थाना है सेक्टर 64 में। मेरी आयो है वहाँ पे, नेहा मैम करके हैं, नेहा मैम के सामने की बात है सारी बात। और वहाँ पे 2 दिन पुलिस वाले थे, उन्होंने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि मिली भगत थी। और मैम ने लास्ट में एक वर्डिंग बोली है कि यार तुम्हें 2-3 थप्पड़ मारने के लिए बोला था, ये तुमने क्या कर दिया, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। ये आयो के वर्डिंग है पुलिस में, महिला थाने के अंदर। तब आपने इस घटना की कंप्लेंट नहीं करी आला अधिकारियों को? किसके पास जाऊँ मैं, कुछ होता है यहाँ पे, क्योंकि मैं कंप्लेंट करने गया, पुलिस वालों ने बंद कर दिया था। ऐसे ही सिस्टम से हताश होकर वो जो अभी आत्महत्या हुई है, आप समझ सकते हैं क्या नाम था उसका, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष की जो आत्महत्या हुई है फरीदाबाद, आप समझ लें पूरे देश ने देखा। आत्महत्या से पहले उस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर जारी किया, और उसके बाद उसने आत्महत्या की है। ऐसी ही हताशा के बाद, लगातार सिस्टम के फेल्यूर के बाद उसने सुसाइड करने का फैसला किया। आप सोच सकते हैं पुरुष किस मानसिक संत्रास से गुजर रहा है इन महिला थानों की वजह से, महिला आयोग की वजह से। पुरुषों को भी लगता है महिला आयोग की पैरेलल एक बॉडी खड़ी होनी चाहिए,
पुरुष आयोग बनना चाहिए, जहां पुरुष कम से कम अपनी समस्याओं को तो रख ही सकें जो महिलाओं के संदर्भ में उन्हें लगातार हो रही हैं। सर मेरा एक मानना है कि पुलिस में, जैसे कि ये जेंट्स पुलिस स्टेशन, जैसे महिला पुलिस स्टेशन है, वहाँ महिला को अधिकार है बोलने का। अब जेंट्स पुलिस स्टेशन में भी महिला आगे चीखने चलने लगती है तो पुलिस वाले भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते, तो वो भी बंद होना चाहिए ना। अब जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि उनकी दादी है द्रौपदी गुप्ता, वो एक बार शुरू हो जाती हैं तो सर कभी चुप नहीं होती, वो गालियाँ देती हैं आती थाने के अंदर, क्योंकि उनकी एज है 70 ईयर्स की। तो उनका रिकॉर्ड भी वैसे भी कुछ खराब है, उन्होंने अपने घर पे भी कुछ मतलब एक आधा केस कर दिया है अपने कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में, कुछ किसी को मार दिया था कुछ साल पहले। उनकी चाची हैं, मतलब पुरुष बोले तो बोले कहाँ पे। जब पुलिस वाले, जब जैसे पुलिस स्टेशन में हम बैठते हैं, काउंसलिंग का मतलब तो ये होता है कि भाई समझौता करवाना, और लड़ाई में पुलिस विभाग के आला अधिकारी अगर ये सुन रहे हों, इस घटना के बारे में समझ रहे हों, तो समझ सकते हैं कि ये जो मानसिक संत्रास है, लगातार ये लोगों को, पुरुषों को, परिवार तो टूट ही रहे हैं खैर, लेकिन पुरुषों को लगातार जो प्रताड़ना होती है उसी के चलते वो लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। और हमारे पास कोई राइट्स भी नहीं है, लड़के के पास तो कोई राइट्स ही नहीं है। जहाँ लेडीज़ ने रोना शुरू कर दिया, पुलिस वाले भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। वो भी साफ कहते हैं कि काउंसलिंग हम कराएं क्या। लड़की वाले तैयार नहीं है, लड़की को पीछे बैठा दिया काउंसलिंग में। फिर मतलब क्या हुआ सर, हर 15 दिन में पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग तो मियाँ बीवी की है, वो होती नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पुलिस के अंदर कैमरे लग रहे हैं, मेरी 4 बार काउंसलिंग हो गई है, लेकिन एक बार भी मियाँ बीवी की काउंसलिंग नहीं हुई। पुलिस स्टेशन में हमारी काउंसलिंग होती है, पीछे से हमारे घर में चोरी हो रही है। आपको पुलिस में लाके बैठा लिया और पीछे से घर साफ कर दिया। मेरे मम्मी के हाथ में नील लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाली बात हमने दिखाई भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं। या तो पैसे भरो, हर चीज़ में पैसा थोड़ा लगता था। अब कल मेरे साथ क्या हुआ, उल्टा केस मेरे ऊपर ही लग गया। आप पर क्या केस लगा? मेरे ऊपर एक केस लगा दिया पुलिस वालों ने, मेरी वाइफ से लिखवा दिया कि मैं अपनी वाइफ को मार रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था अपनी वाइफ से, ठीक है। तो पुलिस वालों ने उल्टा लगवा दिया कि उसके भाई ने बचाव में मेरे को मारा है। मतलब बचाव में खंजर अगर वो कुछ भी लेके आते हैं आप हाथ में, ये बचाव होता है क्या? इसके तो पूरी प्लानिंग के साथ होती है। और 5 मिनट के अंदर अंदर थाने में उनके 15 से 20 आदमी इकट्ठे हो गए जो आसपास थे। और जब 112 पे मैं कॉल करके बाहर गया ना, तो उसकी बुआ के लड़के ने यहाँ पे मेरे से रोड पे हमला करा है बाहर, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग थी उनकी। मैं अकेला था वहाँ पे। वो पुलिस की कोई सीसीटीवी फुटेज आ रही है कहीं? बाहर तो नहीं है सर, लेकिन कैमरे में लगी है। हमने पुलिस से मांगी तो पुलिस ने अभी तक हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं दी है। करोड़ों रुपए के कैमरे लगा दिए शहर में, लेकिन जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद लगातार उन लोगों की तलाश शुरू होती है जो गवाही दे सकें, जो आम तौर पर फर्जी गवाहियां होती हैं फरीदाबाद, आप ये समझ लें। और इसी सब का लाभ जो है वो अपराधी उठा रहे हैं इस शहर में। आप सोचें, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक आंख है जो 24 घंटे बिना पलक झपकाए आपको देख रही है, लगातार देख रही है, और उसके बावजूद इस शहर में उस आंख का, उस सीसीटीवी कैमरे का कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए। जी, पुलिस थाने में कैमरे लगे हैं, वहां कैमरों के सामने मारपीट हुई है। अब आप जाएंगे, आप कहेंगे कि वो कैमरे की सीसीटीवी फुटेज दे दें, तो बताया जाएगा जी इसकी तो सर्विस नहीं हुई, कई महीने से तो ये बंद पड़ा है, इसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। नहीं, मेरे से तो ये बोला कि आपको अधिकार ही नहीं है देखने किसका? सीसीटीवी फुटेज देखने का आपका कोई राइट नहीं है। आप ये सिर्फ सरकारी ही आदमी या फिर कोई पुलिस लेवल का बंदा ही दे सकता है, आम आदमी नहीं दे सकता। किसको? सीसीटीवी फुटेज को जो लगी हुई है वो हम ही देख सकते हैं। हाँ, तो हमारी चोरी है ना, हमारी चोरी को आप क्यों देखेंगे? आप तो पब्लिक के आदमी हैं। हम जो चोरी कर रहे हैं वो चोरी तो किसी के समझ में ही नहीं आनी चाहिए। हमारे ये कैमरे लगा दिए गए हैं हम पर नजर रखने के लिए, लेकिन हम उनका इस्तेमाल अपने खिलाफ नहीं होने देंगे। ये आमतौर पर लगातार लोगों की पीड़ा है फरीदाबाद, और लगातार लोग इस सिस्टम को बदल देना चाहते हैं, लगातार इससे परेशान रहते हैं, संत्रस्त रहते हैं, आप ये समझ लें। जी, हमारे साथ तो कोई वारदात होती नहीं अगर पुलिस थोड़ी सी भी एक्टिव होती ना। देखो आपसी उनकी थी, लेकिन ये थी कि मेरी वाइफ की काउंसलिंग है, तो पहली बात है कि जब मैं NIT 86 के पूर्व विधायक है नीरज शर्मा, वो कहते हैं पुलिस ना चाहे ना गोली छोड़ दो, हवा भी नहीं चल सकती। वो बिल्कुल सही कहते हैं सर, वो कांग्रेस के हैं शायद, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन मैं कल की बात बता रहा हूँ कि जब मेरी वाइफ की काउंसलिंग है और मैं अकेला आया हूँ, तो मेरी वाइफ को भी तो अकेला बैठाना चाहिए ना। कोई इतना तो पागल आदमी नहीं है। लड़ाई मियाँ बीवी की है तो मियाँ बीवी को बैठना चाहिए, न कि परिवार के दूसरे लोगों को। और सर मैं बताऊं, 4 महीने हो गए, 4 महीने से काउंसलिंग करके मैं परेशान हो चुका हूं, मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। मैं जाता हूं, पुलिस वाले भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते, ये सिस्टम ही खराब है। जब काउंसलिंग का मतलब रखते क्यों है? जब जब मेरे को ये समझे कौन ऐसा आदमी जिसने लॉ बनाया है कि काउंसलिंग वर्ड क्यों इस्तेमाल करें। तो काउंसलिंग का मतलब मियाँ है बीवी है दोनों बैठ जाए।
अपनी आपसी बात करें, और एक जैसे जज होता है वहाँ पे, जो पुलिस की अधिकारी मैडम होती है, वो पॉइंट्स नोट करें ना। लगातार महिला थानों पर आरोप लग रहे हैं कि वहां जो महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं वो केवल पैसा कमाने का काम कर रही हैं। पुरुषों पर लगातार झूठे पर्चे, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और केवल पुरुष प्रताड़ना के लिए वो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं वहां से, उसके माध्यम से। और सर मैं जितने भ्रष्टाचार के आरोप इस समय शहर के महिला थानों पर हैं, इतने शायद ही कहीं हों। और मैं एक बात और रखना चाहूँगा, मेरी शादी में उनकी तरफ से सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। हमने कोई दहेज नहीं लिया। इस बात के मतलब 100 से ज़्यादा गवाह हैं हमारे पास, जो हमारी शादी में आए थे। आपसी शादी थी, पारिवारिक संबंध थे, किसी के थ्रू ही हम मिले थे उनसे, क्योंकि जिनके थ्रू हमारी शादी हुई थी वो शहर के, मतलब हमारे गाँव के काफ़ी अच्छे नामी आदमी थे। ठीक है, अब इल्ज़ाम मुझ पर ये लगाया है 60 लाख रुपए का। 60 लाख कि शादी में 20 लाख रुपए खर्चे हैं। 2017 में 20 लाख रुपए शादी में इन्होंने खर्च किए हैं। 10 लाख का मैं सोना लेके आई हूँ, और मुझसे दहेज मांगा जा रहा है 20 लाख रुपए का, और ऊपर से गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 8 साल में मैंने उनके परिवार वालों से 20 रुपए नहीं मांगे, बल्कि उल्टा दिए हैं मैंने पैसे। मेरे पास तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रांजेक्शन हुई हैं। अच्छा, किसको? साले को? साले को, जैसे मेरे सारे रिश्ते नाते क्यों बनते हैं, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, कभी किसी को जरूरत पड़ जाती है तो आपसी में देने पड़ जाते हैं। कोई ये तो नहीं कि मैंने कोई ब्याज पे दिए हो, कि मेरा कोई ब्याज का काम हो। मैं तो कितने पैसे दे दिए जी आपने? सर बीच में ऐसे जरूरत पड़ गई, कभी 10,000 मांग ली, कभी 25,000 मांग ली, 50,000 मांग ली, कभी दिए नहीं दिए। ऐसे मेरी साली की शादी थी अभी, उनकी अगर डायरी खोल के देखेंगे तो कन्यादान में हमने अच्छा खासा दिया, ऊपर से गिफ्ट्स वगैरह अच्छे दिए हैं। मतलब 50-60 हज़ार रुपये हमने दे दिए, लेकिन हमने ये थोड़ा ना कि कोई हमने वो दिखाने के लिए दिए। आपके पास गाड़ी है? सर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक स्कूटी है। तो आपका काम चल जाता है स्कूटी से? सर मेरा हफ्ते में एक दिन स्कूटी निकलती है, क्योंकि मैं सोमवार मतलब मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस में रहता हूँ, सैटरडे को इतना थक जाता हूँ। कैब लेने आती है ऑफिस से? नहीं सर, मैं खुद ही जाता हूँ। हाँ, तो क्योंकि आपको जरूरत नहीं है गाड़ी की? जरूरत गाड़ी नहीं की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि ना गाड़ी का खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे अच्छा पैसा खर्च कर रहा हूँ उसमें। कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सर मेरा बच्चा सेक्टर 3 में तक्षशिला स्कूल में है। उसकी फ़ीस और खर्चा मिला के 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा है महीने का। कोई ट्यूशन्स वगैरह भी हैं, उसकी बुक्स वगैरह भी कुछ ना खर्चे होते हैं। और मेरी छोटी से जो डॉटर है, उसको मैं प्ले स्कूल में, अच्छे से प्ले स्कूल में डाल रहा हूँ, उसका भी मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा है महीने का। ऊपर से मेरा रेंटेड हाउस है। मतलब घर के खर्चे नॉर्मल सा खर्चा बता रहा हूँ, मेरा 40 से 50 हज़ार मेरा खर्चा है, जो मेरी वाइफ का मिला के अपना बता रहा हूँ। और मेरे घर में मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी लड़ाई का कोई सीन हो। मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है। और कौन होगा? मतलब जैसे कि दो तीन जॉइंट फैमिली हो? जॉइंट फैमिली हो, 2-3 भाई हों। देवरानी जेठानी हो? हाँ। सास नंद मेरे हो? पापा सुबह शॉप पे चले जाते हैं सुबह 9 बजे, मैं अपने सुबह 6 बजे ऑफिस निकल जाता हूँ, रात को आता हूँ मैं 8 बजे 9 बजे। गुड़गांव से फरीदाबाद मतलब तिगांव आना कोई आसान काम नहीं है, 2.5-3 घंटा लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो आप समझ लें फरीदाबाद, सौरभ जी की पीड़ा है और पीड़ा आपके सामने रखी है। आपसे बेहतर कोई जज नहीं हो सकता, आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता इन सब प्रताड़नाओं को। और लगातार ये जो मांग उठ रही है शहर में, कि पूरे देश में ही लगातार उठ रही है कि पुरुष आयोग की भी स्थापना हो। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज़ और जी। कहना चाहूँगा कि पुलिस अगर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती, मैं नहीं कहता कि मेरे फेवर में करे कार्रवाई, तो वो फेवर किसी का नहीं होना चाहिए। जो सच है पुलिस उसका साथ दे। और इसमें मियाँ बीवी की लड़ाई में तो फेवर पहली बात है किसी का होने नहीं चाहिए। पुलिस का मेन काम होता है कि दोनों को पुरानी कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उनका राजी होना जरूरी है। कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती जी। लेकिन सर जब बातचीत होगी तभी तो होगी। मेरे 3 महीने हो गए, बच्चे दोनों मेरे पास हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है, मम्मी ने अपने बच्चों से 3 महीने से कोई बात तक नहीं करी। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कैसी माँ है, क्योंकि जब माँ का जब माइंड मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं ना तो लोग, बच्चे मम्मी के साथ नहीं जाते हैं? वो मम्मी को याद ही नहीं करते। मम्मी को याद ही नहीं करते। आप चाहो तो मेरे बच्चे से कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं, स्कूल में जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि मतलब एक पारिवारिक माहौल होता है ना। क्योंकि बच्चों ने वो सब देखा है इतनी सी उम्र में कि शायद भगवान किसी को ना देखा है। कि घर में छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ करना, लड़ाई किस बात पे होती है, अच्छी वाले रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ से फ़ोन आ गया मेरे ससुराल से, 1.5 घंटे तक बात चल रही है। 1.5 घंटे तक क्या बात होती है सर, आप बताओ। 1.5 घंटे तो आज सब्जी कौन सी बनाई है तेने, और तेने कहा खाया और रात को, और कहा करेगी? सर रात के 12 बजे फ़ोन आते हैं। मतलब कोई तुक तो हो। अगर लड़ाई मेरा सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है कि अगर पुलिस को काउंसलिंग करानी तो मियाँ बीवी की बात तो कराओ यार। और मैं पुलिस से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर नहीं करा सकते ना तो भैया लिख के दे दो हर आदमी को कि भाई सुसाइड कर लो, कोई मतलब नहीं है जी। सही बता रहा हूँ मतलब, क्योंकि ये हर 15 दिन में पुलिस स्टेशन में आओ। मैं आता हूँ सुबह 11 बजे आके बैठ जाता हूँ, वो आराम से साहब की तरह 3 बजे तक आते हैं लड़की वाले। फरीदाबाद, आप समझ लें कि अब सौरभ जो हैं वो आत्महत्या के लिए अधिकार मांग रहे हैं, सुसाइड का अधिकार मांग रहे हैं। ये सोचें कितनी बड़ी बात है। और लगातार
अतुल सुभाष के बारे में तो पूरा देश देख रहा है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।